नमस्कार, आपका स्वागत है एसपीसी के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की शुरुआत कर चुके हैं। इससे इससे पहले आपको सिलेबस डिस्कस कर दिए गए हैं। सिलेबस के बारे में बता दिया गया है कि आपके सिलेबस में क्या-क्या है। ये जो सिलेबस है पूरा एनईपी 2020 के अनुसार पढ़ाया जाएगा। आज जो है हम आपका मैथमेटिक्स का पार्ट ए शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमको मैट्रिक्स या मैट्रिसेस के बारे में पढ़ने हैं। मैट्रिक्स का सिलेबस जो है वो बहुत ही बड़ा है, जिसका पूरा चर्चा जो है इससे पहले वाले वीडियो में किया जा चुका है। आइए हम शुरू करते हैं मैट्रिसेस को पढ़ना। तो सबसे पहले मैट्रिक्स होती क्या है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स है ए, अगर कोई मैट्रिक्स है कैपिटल ए, तो कैपिटल ए इज इक्वल टू, अगर हम बनाएं तो यहाँ से शुरू होगा A11, फिर A12, A13 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा? A1n तक। इसी तरह यहाँ से अगर शुरू किया जाए तो ये होगा A21, फिर A22, फिर A23 एंड सो ऑन। इसी तरह आगे बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा A2n तक। और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ाते जाएं तो यहाँ पर आएगा A n m1, फिर आएगा AM2, AM3 एंड सो ऑन। ये जाएगा AMn तक। यानी कि एक मैट्रिक्स जो है वो फॉर्म होगी किस टाइप की, तो आपके सामने ये पूरा फिगर डिस्कस किया गया है। अगर देखा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं रो, और इसको हम लोग कहते हैं कॉलम। अब देखा जाए तो कितने रो हैं, तो अगर देखा जाए शुरू से तो हमारे पास रो जो है वो एक, दो एंड सो ऑन। यानी जो ये पहला हमारा दिखा रहा एलिमेंट, ये रो को दिखाता है, वन। फिर टू भी क्या है? रो है। एम भी क्या है? रो है। यानी इसमें कितने रो हैं, तो आपके पास जवाब होगा एम रो है। अगर कॉलम की बात की जाए तो कॉलम कितने होंगे, तो कॉलम देखा जाए तो एक, दो, तीन, और कहाँ तक कॉलम गया है? तीन। तो इसे कहेंगे एम क्रॉस एन। यानी कि इस मैट्रिक्स की आर्डर जो होगी वो होगी, जो आर्डर होगी वो होगी एम क्रॉस एन, जहाँ पर एम जो है वो रो को दिखाता है और एन जो है वो कॉलम को शो करता है। यानी कि जितने भी ये हमारे हैं, ये सब के सब क्या है? कॉलम। और जो ये हमारी ये लाइन है, ये हमारा क्या है? रो है। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लिया जाए दूसरा, तो मानिए मैंने एक मैट्रिक्स बी लिया और बी इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ध्यान से देखा जाए तो इसमें कितने रो हैं, तो देखें तो एक रो ये है और दूसरा रो ये है। यानी इसमें रो कितने हैं? टोटल 2। अगर कॉलम की बात की जाए तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो इसमें कितने कॉलम है? 3। यानी इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो कितना ऑर्डर होगा, तो इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3, जहाँ पर 2 जो है वो दिखाता है रो को, और 3 जो है वो दिखाता है किस, 3 जो है वो दिखाता है हमारा कॉलम को। ये तो हुई मैट्रिक्स की एक बेसिक सी बात जो आपको पता होगी, बेशक पता होगी। आगे बढ़ते हैं और मैट्रिक्स की कुछ बेसिक बातों को हम लोग सीखते हैं। अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि आप एक मैट्रिक्स ड्रा करिए, ड्रा अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2। यानी कि आपको एक मैट्रिक्स ड्रा करना है जिसका ऑर्डर कितना होगा? 3 क्रॉस 2। तो 3 जो है, ये 3 जो है वो किसको दिखा रहा है? तो 3 जो है रो को दिखा रहा है, और 2 जो है वो आपके कॉलम को दिखा रहा है। अब यानी कि अगर मैट्रिक्स बनेगा, तो मैंने बनाया मैट्रिक्स ए, और ए में जो रो होंगे वो कितने होंगे? 3, और कॉलम कितने होंगे? 2। यानी कि यहाँ पे रो होंगे 3, 1, 2 और 3, लेकिन कॉलम जो होंगे वो कितने होंगे? 2। तो कोई मैट्रिक्स बना लीजिए 3 कॉलम के, तो हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर हो गई? 3 क्रॉस 2 की।
क्यों? क्योंकि इसमें जो रो है वो कितने हैं, 3, और कॉलम जो हैं वो कितने हैं, 2। तो 2 तो हो गया 3 क्रॉस 2। सिमिलरली अगर दूसरी कोई मैट्रिक्स ड्रा करनी हो तो इसी तरह हम ड्रा कर सकते हैं, या जैसे -1, 2, -2, 4, 5, -6। यानी कि ये भी जो मैट्रिक्स होगी इसका ऑर्डर जो होगा वो होगा 3 क्रॉस 2 का। अगर मैट्रिक्स हमको ड्रा करनी है 5 क्रॉस 4 की, तो 5 क्रॉस 4 में सिंपल सी बात है कि 5 जो है वो रो को दिखा रहा होगा और 4 जो है वो कॉलम को दिखा रहा होगा। यानी कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कितने रो होने चाहिए, तो 5 रो इसमें होने चाहिए। तो 5 रो हम ड्रा कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ड्रा किया, 2, 3, 4, 5, 5 और 6, ये हमारे रो हो गए। और कॉलम कितने चाहिए हमको, तो कॉलम हमको चाहिए 4। तो 4 पहला कॉलम तो ये हो गया, फिर हो सकता है 6, 7 ले लें और 8 ले लें। अब कोई भी नंबर ले लिया जाए, 4 ले लिया मैंने, 5 ले लिया, 11 ले लिया, और 12 ले लिया, 13 ले लिया, 14 ले लिया, और 16, -17, कोई भी नंबर ले लें, -18, और सिमिलरली 6 जो है हमारा, यहाँ पर कुछ भी ले लें, 0, 2 और 3। तो ये जो मैट्रिक्स हुई वो हो गई 5 क्रॉस 4 की, जिसमें कितने रो हैं, तो देखिए पहला रो हो गया ए, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। और कॉलम की बात की जाए तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। ये हो गया हमारे ड्रा करने का एक बेसिक सा फंडा है, किससे कैसे हम मैट्रिक्स को ड्रा करते हैं। और हमने ये भी सीखा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। आइए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि मैट्रिक्स के अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑपरेशन जो है वो कैसे परफॉर्म होते हैं। तो पहला जो हमारा अलजेब्रिक ऑपरेशन है वो हमारे पास है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि मैट्रिक्स का एडिशन कब हो सकता है। मैट्रिक्स के एडिशन को करने के लिए सबसे पहले हमें दो मैट्रिक्स चाहिए और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी कि अगर कोई मैं मैट्रिक्स लिखूं ए, और ए बराबर मैंने लिखा ए आई जे, ये भी एक मैट्रिक्स के दिखाने का तरीका है। और एक मैट्रिक्स लिया मैंने एम क्रॉस एन का। दूसरी मैट्रिक्स मैंने लिया बी, और बी बराबर मैंने ले लिया बी आई जे, और ये मैट्रिक्स जो है वो है एम क्रॉस एन का। तब इन दोनों का सम यानी कि ए प्लस बी जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्हीं दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम ना होता, यानी कि यहाँ पर ऑर्डर कुछ और होता और यहाँ पर ऑर्डर कुछ और होता, तो हम एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मानिए मैंने लिया दूसरी मैट्रिक्स सी, और सी बराबर मैंने लिया ए आई जे, और ए आई जे का मैंने ऑर्डर लिया एन क्रॉस पी, और एक हमने ले लिया डी, और डी का मैंने ले लिया बी आई जे, और बी आई जे का ऑर्डर मैंने ले लिया पी क्रॉस एन। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स का समेशन नहीं हो सकता, एडिशन नहीं हो सकता। इसका रीजन ये है क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। तो सबसे पहली बात हमने जाना कि अगर किसी मैट्रिक्स मैट्रिक्स का हमें अगर एडिशन करना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो वो क्या हो, सेम हो। अगर इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है तो हम एडिशन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। आइए हम लोग अब एडिशन को परफॉर्म करना सीखते हैं। मानिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, और ए इज इक्वल टू ले लिया 3, 4, 5, 6, 7 और 8। एक मैट्रिक्स लिया मैंने बी, और बी इज इक्वल टू मैंने ले लिया -1, 2, 3, 4, 6, -7। अब आप देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले आपको चेक करना है मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो एक मैट्रिक्स कितने ऑर्डर किए, तो आप कहेंगे 2 क्रॉस 3 किए। क्यों 2 क्रॉस 3 किए, तो देखिए इसमें रो कितने हैं, 2, और कॉलम कितने हैं, 3। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी मैट्रिक्स सिमिलरली कितने ऑर्डर किए, 2 क्रॉस 3 की। यानी दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। और जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम लोग प्लस ए प्लस बी जो है वो निकाल सकते हैं। अब ए प्लस बी निकालने का
सिंपल सा तरीका है कि जो मैट्रिक्स बनेगी ए प्लस बी की वो भी सेम ऑर्डर की होगी, यानी कि 2 क्रॉस 3 की होगी। और कैसे एडिशन करेंगे, तो जो भी रो हैं दूसरे मैट्रिक्स की भी उसी रो के साथ एडिशन परफॉर्म करना है, यानी कि 3 और प्लस हो जाएगा, यहाँ पे है -1। सिमिलरली 4 हो जाएगा, और 4 को किससे ऐड करेंगे, 2 के साथ, तो हो जाएगा 4 + 2। दूसरा है 5 + 3, लिखेंगे हम लोग 5 + 3। इसी तरह 6 + 4 तो हो जाएगा 10, 7 + 6 हो जाएगा 13, 8 +-7 हो जाएगा 1। अगर ये पूरी मैट्रिक्स बनाई जाए तो मैट्रिक्स आएगी 2, 6, 8, 10, 13 और 1। ये हो गया हमारा सिंपल सा तरीका मैट्रिक्स के एडिशन करने का, जहाँ पर ये मैट्रिक्स होगी वो 2 क्रॉस 3 होगी। ऐसे ही आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन करने के यही तरीके होते हैं। अगर आपको दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो आप सेम तरीके से कर सकते हैं। वहाँ भी ये सेम रूल होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का जो आर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर दोनों मैट्रिक्स के आर्डर सेम नहीं है तो आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग कुछ एडिशन के बारे में जान लेते हैं। अगर कोई दो मैट्रिक्स है तो वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करती है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये होता है कि अगर मैंने दो मैट्रिक्स लिया ए और बी, तो दोनों का अगर मैं समेशन करूं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी जो होगा वो हमेशा बी प्लस ए के इक्वल होगा। जो ए प्लस बी होगा वो हमेशा बी प्लस ए के इक्वल होगा। यानी कि एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मैंने मानिए ए बराबर लिया 1, 2, 3, 4, और बी इज इक्वल टू मैंने ले लिया 3, 4, 6, 7। तो अगर हम ए प्लस बी निकालें तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है। अब हमको ए प्लस बी निकालना है, तो 1 के साथ 3 को ऐड करेंगे तो 1 + 3 हो जाएगा 4, 4 + 2 हो जाएगा 6, 3 + 6 हो जाएगा 9, और 4 + 7 हो जाएगा 11। ये आ गया। अब हम बी प्लस ए करें, बी प्लस ए, तो जब बी प्लस ए करेंगे वो भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। और कैसे बनेगी, 3 का एडिशन आप 1 के साथ करेंगे तो 3 + 1 हो जाएगा 4, 4 का एडिशन 2 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 6, 6 का एडिशन 3 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 9, और 7 का एडिशन 4 के साथ करेंगे तो हो जाएगा कितना, 11। अब देखिए ये मान लीजिए 2 है और ये 1 है। फ्रॉम 1 and 2, एक और दो से हम देख रहे हैं कि ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के इक्वल है। यानी साफ साफ हम देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स का एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ जो है होल्ड करती है, यानी मैट्रिक्स जो है वो एडिशन के साथ कम्यूटेटिव लॉ जो है होल्ड करती है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होते हैं। अगर कोई दो मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, कंडीशन 1 क्या होती है, इसके बारे में जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई दो मैट्रिक्स का हमको मल्टीप्लाई करना है, मानिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, और ए बराबर मैंने ले लिया A i j, और ये जो है मैंने माना कि m × n की मैट्रिक्स है। सिमिलरली मैंने बी ले लिया और बी बराबर मैंने लिखा B j k, और इसका जो ऑर्डर है वो है n × p। अगर पहली मैट्रिक्स की जो कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल है, अगर पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है, तभी हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें यानी अगर पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर नहीं है तो हम मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। आइए इस बात को थोड़ा सा समझा जाए। जैसे मानिए मैंने एक और एग्जांपल लिया, ए इज इक्वल टू मैंने ले लिया A i j, और इसका ऑर्डर ले लिया मैंने n × n, और बी बराबर मैंने ले लिया B j k, और इसका मैंने ऑर्डर ले लिया
एन क्रॉस पी। अब देखिए, अगर ये है, अगर ये मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का जो है पहला जो हमारा कॉलम है पहले मैट्रिक्स का, वो दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर नहीं है, यानी m इज नॉट इक्वल टू n। और जब भी m इज नॉट इक्वल टू n होगा, तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो परफॉर्म नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमको यही जानने की ज़रूरत है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब पहली पहली मैट्रिक्स का कॉलम जो है दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। आइए, अगर हमने दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लिया, अगर हमने दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर लिखा हुआ साफ साफ कि अगर कोई लेट ए बी एम क्रॉस एन एंड बी बी एन क्रॉस पी मैट्रिक्स, मतलब अगर कोई ये है जिसका ऑर्डर है मैट्रिक्स का एम क्रॉस एन, दूसरे का एन क्रॉस पी, तो सी जो मिलेगा वो मिलेगा हमको एम क्रॉस पी का। यानी जो सी मिलेगा, सी, और सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी स्मॉल सी आई के, और ये इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एम क्रॉस पी का, यानी एम क्रॉस पी का। यानी यहाँ पे जो सी आई के है, सी आई के बराबर होता है समेसन जे इज इक्वल टू 1 to n ए आई जे इंटू बी जे के। इस ये होता है समेसन, ये होता है हमारा जे इज इक्वल टू 1। ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका। अगर अब हम देखते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं, उसके बाद हम लोग बड़े बड़े एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। मानिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, और ए बराबर ले लिया 2 3 4 5, और बी, बी भी मैंने ले लिया 1 2 3 4। अब ध्यान से देखिए, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 2 का, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 का। अब देखिए पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, यानी इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकता है। आइए हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हालांकि आपको आता ही होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, जिससे आपको मैट्रिक्स में कोई भी दिक्कत आगे ना हो। अब देखिए, अगर मुझे ए बी निकालना है, तो ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले ए बी जो बनेगा वो कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स बनेगी देखा जाए, तो मैट्रिक्स कितने क्रॉस की बनेगी, दिस क्रॉस दिस, यानी कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन, ऊपर बताया गया कि अगर एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है और दूसरा एन क्रॉस पी की मैट्रिक्स है, तो दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो एम क्रॉस पी बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है और यहाँ भी 2 क्रॉस 2 है, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2 क्रॉस 2 की बनेगी। आइए देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सब मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको लेकर चलते हैं, पहले रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ हम करेंगे। तो देखिए अगर किया जाए तो क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, ठीक, प्लस 3 का मल्टीप्लाई होगा इस 3 में, तो 3 3 जा होगा 9, ये हो गया। अब जब हम यहाँ पाएंगे तो इसको फाइंड करने के लिए इसका मल्टीप्लाई अब हमको ऐसे करना होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई सबसे पहले 2 में करेंगे, तो 2 2 जा होगा 4, प्लस इस 3 का मल्टीप्लाई हम इस 4 में करेंगे, तो 3 4 हो जाएगा 12। अब आएंगे नीचे फिर से इस रो के साथ और इसका पहला कॉलम लेकर चलेंगे, यानी दूसरी रो और ये पहला कॉलम। तो दूसरी रो लेकर चलिए, तो 4 1 जा 4, तो हो जाएगा ये 4, प्लस 5 का मल्टीप्लाई होगा 3 में, तो हो जाएगा 5 3 जा 15। इसी तरह अब इसका दूसरा कॉलम ले चलेंगे, इसकी दूसरी रो ही रहेगी और इसका दूसरा कॉलम, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, और 5 4 जा हो जाएगा +20। इन दोनों को ऐड कर लिया जाए, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट होगा वही मेरा मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट होगा। तो अगर देखा जाए 2 + 9 जो होगा वो हो जाएगा 11, 4 + 12 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16, 4 + 15 हो जाएगा 19, और 8 + 20 हो जाएगा 28।
और ये जो मैट्रिक्स बनी आप देख रहे हैं वो बन रही है 2x2 की। तो ये हमारा रिजल्ट आया सामने कि ए बी जो है यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसको हमने बहुत ही अच्छे से सीखा। आइए एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मानिए मैंने लिया ए इज इक्वल टू 1 - 2 4, दूसरा लिया 5 6 - 7, फिर लिया मैंने -2 3 - 1। दूसरी मैट्रिक्स मैंने ली बी और बी इज इक्वल टू मैंने ले लिया 0 2 3 - 1 और 2। अगर देखा जाए तो इसकी ऑर्डर है 3x3 की और इसकी ऑर्डर जो है वो है 3x2 की। अब देखना सबसे पहले कि पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर 3 = 3 यानी कि बराबर है, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। आइए हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं यानी ए इंटू बी क्या होगा इसको हम लोग देखते हैं। तो देखें, तो सबसे पहले हमको इसकी पहली रो लेकर चलना है और इसका पहला कॉलम तो लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई जो है वो 0 में करना है। तो 1 × 0 जो होगा वो हो जाएगा 0। फिर -2 का मल्टीप्लाई 3 में करना है तो हो जाएगा -6। फिर 4 का मल्टीप्लाई इस 1 में करना है, 4 का मल्टीप्लाई इस 1 में करना है तो हो जाएगा +4। आगे बढ़ा जाए। अब इसकी पहली रो जो है इसके दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो करते हैं। तो 1 × 2 हो जाएगा यहाँ पे 2, -2 × -1 हमारा हो जाएगा +2, 4 × 2 हो जाएगा +8। इसी तरह 5 इंटू, अब इसका दूसरा रो और इसकी पहली कॉलम सिमिलरली मतलब ये काम आपको रिपीट करना है। तो 5 × 0 कितना हो जाएगा 0, +6 × 3 हो जाएगा 18, -7 × 1 हो जाएगा -7। यहाँ पे देखा जाए तो 5 × 2 हो जाएगा 10, प्लस माइनस हो जाएगा 6, 6 × -1 -6 और -7 × 2 हो जाएगा -14। आगे देखते हैं तो -2 × 0 हो जाएगा 0, 3 × 3 हो जाएगा 9 और -1 × 1 हो जाएगा -1। -2 × 2 हो जाएगा -4, 3 × हो जाएगा -3, -1 × 2 हो जाएगा -2। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। जैसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू, और कितने क्रॉस कितने मैट्रिक्स बनी देखिए 3x2 की मैट्रिक्स बनेगी। तो यहाँ पर 3x2 की मैट्रिक्स बन रही है। ये इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा -6 + 4 -2, 4 × 8 हो जाएगा 12, 18 -7 हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा -20 और 10 -10 यहाँ हो जाएगा 8 -9। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा। अब देखिए कि दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है कि नहीं होता, ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर दो मैट्रिक्स है ए बी तो कभी भी वो बी इंटू ए के बराबर नहीं होता, या कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। आइए एक एग्जांपल लेता हूँ। मानिए मैंने ए बराबर लिया, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं 1 2 -1 2 और बी इज इक्वल टू मैंने ले लिया 2 -1 -1 0। तो अगर देखा जाए तो ये मैट्रिक्स है 2 × 2 की और ये भी मैट्रिक्स है 2 × 2 की। अब ए इंटू बी निकाला जाए तो जो ए बी आएगा अगर ध्यान से देखें तो क्या आएगा 1 × 2 हो जाएगा 2, 2 × -1 हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -1 और 2 × 0 हो जाएगा +0। सिमिलरली इधर देखेंगे तो -1 × 2 हो जाएगा -2 और 2 × -1 हो जाएगा -2, फिर -1 × -1 1 और 2 × 0 हो जाएगा 0। यानी जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 0 -1 -4 और 1। अब हम बी इंटू ए निकालते हैं। तो बी इंटू ए निकालने के लिए हमें यही चीज़ उल्टा करना पड़ेगा, यानी इसकी रो लेकर चलेंगे, इसका कॉलम लेकर चलेंगे। एक बार मैं बी इंटू ए ऐसे लिख देता हूँ तो यहाँ पर बी जो है इसकी रो और इसका पहला कॉलम। तो 2 × 1 जो होगा वो हो जाएगा 2, -1 × -1 हो जाएगा +1।
सिमिलरली यहाँ पे चले गए, जैसे मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, तो होगा 1 2 -1 और 2। तो देखिए 2 इंटू 1 -1 इंटू 1 हो गया। फिर इसका लेके चलेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा हमारे यहाँ पर 4, प्लस -1 इंटू 2 हो जाएगा -2, -1 इंटू 1 हो जाएगा -1, और 0 इंटू -1 हो जाएगा +0, -1 इंटू 2 हो जाएगा -2, और यहाँ हो जाएगा 0 इंटू 2 इक्वल टू 0। अगर सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा 3 2 -1 -2। तो आप देख रहे हैं कि ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। तो साफ साफ दिख रहा है कि ए डॉट बी जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके, बी डॉट ए के। यानी कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है मैट्रिक्स में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो हम उसका रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो ट्रांसपोज निकल जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि ए इज इक्वल टू, एक मैंने मैट्रिक्स बनाया 1 3 2 4 5 6। अब इसका ट्रांसपोज अगर निकालना हो, इसे ए डैश या एक पावर टी से दिखाते हैं, तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो अगर इसका ट्रांसपोज निकालना है तो इसका जो रो है वो क्या हो जाएगा, कॉलम में चेंज कर देंगे, और कॉलम को जो है हम लोग रो में चेंज कर देंगे। तो आइए देखते हैं। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो 1 3 2 यानी रो जो होगा वो कॉलम हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 3 2, और फिर ये हो जाएगा 4 5 6, यानी इसका ट्रांसपोज जो होगा वो होगा ये। सिमिलरली अगर हम देखें कोई बी ले लें, और बी बराबर में लिया 3 4 5 6 7 8। अब इसका कहा जाए कि इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो जो बी ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज करना है, तो रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो हो जाएगा 3 4 5, और हो जाएगा 6 7 और 8। ये हो गया ट्रांसपोज। अब देखिए एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सा हमको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप देखिए तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो है हमारे पास 2 क्रॉस 3 की। कितनी ऑर्डर है, 2 क्रॉस 3। और जो इसका ट्रांसपोज आया, इसका अगर ऑर्डर देखा जाए तो ये कितना ऑर्डर है, 3 क्रॉस 2 का। फिर देखिए अगर बी है, बी का अगर हम देखें तो बी भी सिमिलरली कितने ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 3 का। और जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 3 क्रॉस 2 का। यानी कि इफ अगर किसी मैट्रिक्स की ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू m क्रॉस n, देन ऑर्डर ऑफ जो ऑर्डर होगा ए ट्रांसपोज का वो कितना हो जाएगा, n क्रॉस m। कितना प्यारा सा रिजल्ट हमें मिला कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दिया जाए तो उसके ऑर्डर जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। अगर देखिए मैं कोई मैट्रिक्स लूँ ए, और ए का डबल ट्रांसपोज निकाल जाया जाए, यानी ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकाला जाए, तो ये फिर हमको मिलेगा ए। एक छोटा सा एग्जांपल आप लेकर देख सकते हैं। मानिए मैंने ए बराबर ले लिया 1 2 3 4। अब इसका ट्रांसपोज जो होगा, यानी इसका जो ट्रांसपोज होगा वो कितना होगा, यानी ए ट्रांसपोज वो हो जाएगा 1 2 3 4, और फिर इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। तो अगर इसका ट्रांसपोज निकाला जाए वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 3 2 4। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा रिजल्ट है कि अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकाला जाए तो हमेशा ए के बराबर होगा। इसको अगर देखना हो तो और भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आइए उसको भी देखते हैं। मानिए एक मैट्रिक्स ए है, ठीक, और इसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ ए जो है
वो है m क्रॉस n, वो है हमारे पास m क्रॉस n। तो अगर ऑर्डर ऑफ ए m क्रॉस n है तो ऑर्डर ऑफ ए कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा, सॉरी ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, n क्रॉस m हो जाएगा। और फिर ऑर्डर ऑफ, अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लें या इसका ऑर्डर, इसका ट्रांसपोज ले लिया जाए तो फिर इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n। तो 1 और 2 से भी हम देख सकते हैं कि ये दोनों के ऑर्डर क्या हो गए, सेम हो गए, जिसके वजह से इसका ट्रांसपोज जो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए और हम लोग एक प्यारा सा रिजल्ट देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज की जो होती है वो होती है, अगर हमने ए प्लस बी का ट्रांसपोज लें तो ये हमेशा बराबर होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, जहाँ पर वेयर ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, यानी कि ए और बी का ऑर्डर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। क्यों ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम लोग कभी भी एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। आइए अगला रिजल्ट देखते हैं। तीसरा रिजल्ट ये होता है कि मानिए हमने किसी मैट्रिक्स में के का मल्टीप्लाई किया और अगर उसका ट्रांसपोज ले लें, जहाँ के एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है या रियल नंबर जो भी मान लीजिए, तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा के ए का ट्रांसपोज, यानी कि के में कोई चेंज नहीं होगा, के में कोई भी चेंज होने वाली नहीं है। चौथा हम लोग इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर मानिए मैंने ए इंटू बी का ट्रांसपोज लिया, ए इंटू बी का, तो ये इक्वल हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये हो जाएगा। अब देखते हैं ये कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर कोई ए और बी है, ए और बी, तो इनका मल्टीप्लाई कब होगा, जब पहले का रो दूसरे के, पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो। तो मैंने मानिए एक ऐसा एग्जांपल लिया एम क्रॉस एन, और यहाँ ले लिया मैंने एन क्रॉस पी। अब देखिए अगर इन दोनों का ए भी निकाला जाए, सॉरी यहाँ पी हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का अगर ए बी निकालें हम, तो जो ए बी होगा वो कितना होगा, तो आपको पता है कि एम क्रॉस पी हो जाएगा, एम क्रॉस पी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब देखिए अगर एम क्रॉस पी हुआ और इसके ट्रांसपोज को निकाला जाए तो इसका ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा, यानी ए बी के ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा, तो ये बदल जाएगा, यानी हो जाएगा पी क्रॉस एम। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं ये, अगर मैं इस बी का ट्रांसपोज करूँ तो इसका भी ऑर्डर हो जाएगा चेंज, तो हो जाएगा पी क्रॉस एन। और सिमिलरली अगर मैं ए के ट्रांसपोज का ऑर्डर लिखूँ तो हो जाएगा एन क्रॉस एम, क्या हो जाएगा एन क्रॉस एम। अब देखिए ध्यान से, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है क्योंकि हम ए मतलब ए कंप्लीमेंट इंटू बी कंप्लीमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर देखें तो पहले का जो हमारा, पहले का जो कॉलम है वो दूसरी के रो के बराबर नहीं है। जब नहीं है तो ये कभी भी पास नहीं हो सकता। तो हो क्या सकता है, क्या हम ये देख सकते हैं कि अगर मैं, अगर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करूँ तो क्या ये पॉसिबल है। तो देखिए ये हमारा पी है, ये हमारा पी है। तो पहले का हमको देखना है कि पहले का जो कॉलम होना चाहिए वो दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए n इज इक्वल टू एन है, और जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने पर वो क्या हो जाएगा p क्रॉस m, यानी ये p बचेगा और इसका m बचेगा। तो क्या हो गया p क्रॉस m। तो आपको एक साफ साफ रिजल्ट दिखा यहाँ से कि ए बी इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो हम बहुत ही अच्छे से देख लिए कि ए बी का अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालें तो हमेशा बराबर होगा वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ट्रांसपोज का यूज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। और मैंने बताया कि ट्रांसपोज को दो तरीके से दिखा सकते हैं, एक तो एक पर ये, या एक ए के पावर टी,
ये दो तरीका होता है हमारा ट्रांसपोज के दिखाने का। आइए हम लोग आगे देखते हैं, आगे और चीज़ें सीखते हैं। तो ये था हमारा ट्रांसपोज जो समझ में आया। अगर आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा हो, हालांकि ये टफ नहीं है, और हर एक चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना सीखे हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और सीखने के लिए हमें कहीं ना कहीं अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो ग्रेजुएशन की मैथमेटिक्स अगर आपकी ग्रेजुएशन के मैथमेटिक्स का बेस अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो आप आने वाले समय में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेस जो मजबूत करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ऐसी कोई ऐसी बात नहीं जो आपको समझ ना आए, बहुत ही आसान सी टॉपिक चल रही है जिसे बहुत ही आसानी तरीके से समझाया जा रहा है। अगर मानिए आपको अगर इसको दूसरे तरीके से भी प्रूव करना है तो आप सिंपल से ए और बी की कोई वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, लेकिन ए और बी की वही वैल्यू लीजिएगा, मतलब ए और बी का वही आर्डर हो जिससे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाए। जैसे मैंने आर्डर ये लिया है, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए और आप देखिए बी बी जो हमारा ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज है, इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे जो है हमको दिखना है कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट क्या होता है, इसको समझना है। तो मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट में मैं डायरेक्ट डिफिनीशन नहीं, डायरेक्ट मैं चलता हूँ कि कैसे मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालते हैं। मानिए मैंने लिया ए, और ए इज इक्वल टू, मैंने एक मैट्रिक्स ले ली। वो क्या ले ली, मैंने लिया 1 2 - i 3 + i। यहाँ ले लिया मैंने 2 + i - 4, और यहाँ ले लिया मैंने 4 - 3i। मैंने ये ले लिया। तो अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना है, कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट को हम दिखाते हैं ए बार से। तो कॉन्जुगेट निकालना है तो जितने भी, जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर 3 + 2i है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आपको पता है 3 - 2i। सिंपल सी बात है। मैं बोलूँ कि 4 + 2i का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 - 2i। मैं कहूँगा 3 - 2i का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आप करेंगे कि 3 + 2i। क्लियर है। इसी तरह मैं कहूँ -3 - 2i का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 3 + 2i। तो ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट निकालने का तरीका। आइए देखते हैं। तो वन का कॉन्जुगेट जो होगा वो वन ही होगा, क्योंकि वन कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन आई नहीं है, तो ये वन का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, वन ही होगा। अगर 2 - i का कॉन्जुगेट देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 + i। 3 का कॉन्जुगेट देखें तो हो जाएगा 3 - i। फिर इसका कॉन्जुगेट होगा 2 - i, और -4 में कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो इसलिए -4 का कॉन्जुगेट -4 ही होगा। 4 - 3i हो जाएगा 4 + 3i। तो कॉन्जुगेट निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट हम कैसे निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कॉन्जुगेट निकाला जाता है। मनी मैंने लिया ए इज इक्वल टू -2 + 3i। दूसरा लिया 1 + i। तीसरा लिया -i। चौथा लिया 5 + 6i। 3 - 2i। 4 + 2i। और 6 - 2i। 7 + 2i। और यहाँ पे ले लिया मैंने 0। अब इसका कॉन्जुगेट आपको निकालना है, तो बहुत सिंपल तरीका है। कॉन्जुगेट ले लीजिए। -2 हो जाएगा -3i। 1 - i, -i का हो जाएगा i। 5 + 6i का हो जाएगा 5 - 6i। 3 + 2i, और यहाँ हो जाएगा 4 - 2i। 6 - 2i हो जाएगा 6 + 2i। इसका हो जाएगा 7 + 2i। 7 - 2i, सॉरी, 7 - 2i, और जीरो हो जाएगा 0। तो ये हम लोग कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स जो है निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अगली टॉपिक जो है हमारी वो है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कि किसी भी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसे समझने की जरूरत है। बहुत ही सिंपल सा ये भी फंडा है। मैंने ले लिया ए, और ए बराबर मैंने ले लिया एक छोटी सी मैट्रिक्स 2 - i, 2 + 3i, 4 - 2i, और 3 + 4i। ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालना है। तो सबसे पहले हम कॉन्जुगेट निकाल लें, यानी ए बार निकालना है। तो ए बार क्या हो जाएगा, ए बार निकालें तो हो जाएगा 2 + i। यहाँ हो जाएगा 2 - 3i। यहाँ हो जाएगा 4 + 2i।
यहाँ हो जाएगा 3 - 4i, ये हो गया। अब इसका अगर ट्रांसपोज मतलब ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकाल दिया जाए तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका अगर ट्रांसपोज निकालें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + i, 2 - 3i, 4 + 2i और 3 - 4i, ये हो जाएगा। और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो डिनोट करते हैं ए के पावर स्टार, यानी कि जो ए के पावर स्टार होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान सी टॉपिक है। आइए हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की और कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स की। चलिए हम देखते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टी देखिए, अगर मैं लिखा कहीं ए इंटू बी और इसका जो है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाला जाए तो ये हमेशा बराबर होगा ए कॉन्जुगेट इंटू बी कॉन्जुगेट के। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर मैंने लिखा ए प्लस बी का होल कॉन्जुगेट तो ये हमेशा बराबर होगा ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट के। तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा कि अगर मैंने एक नंबर के ए का होल ट्रांस कॉन्जुगेट निकाला तो ये क्या हो जाएगा के का ट्रांसपो कॉन्जुगेट इनटू ए का ट्रांसपोज। क्यों, क्योंकि जहाँ वेयर वेयर के इज कॉम्प्लेक्स नंबर, और जैसे ही के कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो भाई उसका कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा। ये सिंपल सी बात है। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी किसकी, तो ये हमने प्रॉपर्टी देखा कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स की। चौथी प्रॉपर्टी लिख लीजिए कि अगर ए का कॉन्जुगेट निकाल दिया जाए तो ये बराबर हो जाएगा ए के, ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टी सेम होगी कि अगर हमने ए स्टार किया के ऊपर स्टार कर दिया तो ये हमेशा क्या आएगा, ए के इक्वल आएगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि मैंने ए इंटू बी का स्टार किया है यानी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाला तो ये हमेशा बराबर होगा बी बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इंटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के। तीसरे में कोई चेंजिंग नहीं होगी, अगर ए प्लस बी का होल कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाला जाए तो ये होगा ए स्टार प्लस बी स्टार के इक्वल। दूसरा तीसरा भी सेम होगा कि अगर के इंटू ए का ट्रांसपोज किया जाए, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाला जाए तो सिमिलरली ये भी होगा के का कॉन्जुगेट इंटू ए स्टार वेयर जहाँ पर के इज कॉम्प्लेक्स नंबर, के जो होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो हमने ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज जानी किसकी, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसमें और अच्छे से हम लोग पढ़ना है, जब हम लोग हर्मिशियन मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में अध्ययन करेंगे। आइए आगे देखते हैं। अब हमें देखना है कि काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस यानी मैट्रिक्स के कुछ टाइप को पढ़ना है। आइए हम उसको अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो हमारा मैट्रिक्स है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि किसी मैट्रिक्स में ओनली वन रो हो, यानी कि केवल वन रो हो तो उसे हम लोग कहेंगे रो मैट्रिक्स। यानी कि अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊं 1 2 3 4 तो आपको दिख रहा है कि इसमें केवल एक रो है, तो ये हो जाएगा 1 × 4। कॉलम कितने हैं, 4, तो 1 × 4 तो इसे कहेंगे हम लोग रो मैट्रिक्स। यानी अगर किसी का रो यानी कि ऑर्डर 1 × समथिंग हो, यानी कि अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊं A1 A2 एंड सो ऑन an तक और ये 1 × n है तो इसे हम लोग कहेंगे कौन सी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, ओनली वन कॉलम इन मैट्रिक्स, यानी केवल एक कॉलम हो मैट्रिक्स में। तो एक कॉलम बना लीजिए, तो मैंने बनाया 1 3 4 6। तो देखिए इसमें कितने कॉलम हैं, तो कॉलम है हमारा 1, लेकिन रो कितने हैं, तो 1 2 3 4, तो ये मैट्रिक्स बनी 4 × 1 की। यानी हम कह सकते हैं कि कोई अगर मैट्रिक्स बन रही है A1 A2 सो ऑन an, तो ये मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स होगी जहाँ पर इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर होगा n × 1।
यानी इसमें रो होंगे n और कॉलम जो होगा वो कितना होगा 1। आइए देखते हैं हम लोग जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका एवरी एलिमेंट मतलब एवरी एलिमेंट इन मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पर सारे मैट्रिक्स का जो एलिमेंट हो वो किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो, यानी जीरो 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 जीरो। कोई भी मैट्रिक्स अगर बना ले और सारे एलिमेंट जीरो हैं तो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। आइए मेन हमारा टॉपिक अब यहाँ शुरू होता है। मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स के ही जितने भी टाइप्स हैं उससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। अगर मानिए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है ए, जिसका ऑर्डर यानी मैट्रिक्स ए आई जे इज इक्वल टू दिया है एम क्रॉस एन, यानी ऑर्डर एम है और सॉरी ऑर्डर एम क्रॉस एन है, जहाँ पर रो एम है और कॉलम जो है एन है। अगर इफ एम इज इक्वल टू एन हो जाए, यानी कि एम इज इक्वल टू एन हो जाए, तो इसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि ए इज इक्वल टू अगर ए आई जे एन क्रॉस एन हो जाता है तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कोई मैट्रिक्स जैसे हम बनाए 1 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये मैट्रिक्स बन गई। और ये मैट्रिक्स कितने क्लास की कितने बनी, तो 3 क्रॉस 3 की बनी। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई भाई साहब, मतलब कौन सी मैट्रिक्स हो गई, तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई। अगर और भी मैट्रिक्स बनाया जाए, जैसे मैंने बनाया 1 0 2 1, तो ये भी एक मैट्रिक्स होगी। और कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। कितना ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2 का है। अब स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स में जो ये एलिमेंट होता है, ये इसे हम लोग कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। यानी कि 1 6 और 10 जो है वो हमारा क्या है, डायगोनल एलिमेंट। जैसे 1 1 यहाँ पे जो है वो क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। कभी कभी इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। और इसको लिखने का तरीका जो है हम लोग आगे सीखेंगे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के कई सारे टाइप्स होते हैं। इसी जो स्क्वायर मैट्रिक्स का जितने प्रकार के हैं, इन्हीं को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमारे यहीं से बनते हैं। आइए कुछ हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स को देखते हैं। चलिए पहले मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हुआ, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हमने जाना कि जिसका रो भी सेम हो और कॉलम भी क्या हो, सेम, मतलब रो और कॉलम की संख्या जो हो इक्वल हो, सॉरी सेम नहीं इक्वल हो। जैसे मैंने बनाया एक मैट्रिक्स 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये जो मैट्रिक्स बनी स्क्वायर मैट्रिक्स बनी। लेकिन इसी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट जो हो वो जीरो ना हो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाए। तो मैंने बताया कि ये 3 7 और 11 जो था, ये मैंने पीछे बताया, ये इसी को डायगोनल कहते हैं। तो ये जो हो डायगोनल ना हो, बाकी जो हो अगर एलिमेंट जो है डायगोनल छोड़कर जीरो हो जाए तो इसे कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए मैं लिख दिया 3 0 0 6 7 0, सॉरी ये जीरो होगा, यहाँ हो गया 0 10 जीरो, यहाँ भी जीरो होगा, सॉरी जीरो, और यहाँ हो गया 11। तो ये जो मैट्रिक्स बनी इसे कहेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। और इसे लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे डायगोनल 3 7 11, इसको ऐसे लिखेंगे 3 7 11। तो ये हमारा था बेसिक सा कॉन्सेप्ट डायगोनल का। अब आगे देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो स्केलर मैट्रिक्स में होता है कि जो ये डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट ये सारे के सारे इक्वल हो जाएं, मतलब कोई एक वैल्यू हो जाए। यानी कि अगर मैं कोई मैट्रिक्स बनाया जीरो, मतलब कोई भी मैट्रिक्स मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया, तो लिया मैंने लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा, तो ये जो होगा वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सारे क्या हैं, इक्वल है। अब देखिए एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ से निकलती है, ये कह सकते हैं कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। जो भी स्केलर मैट्रिक्स होगी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स में नॉट बी स्केलर मैट्रिक्स, मतलब जरूरी नहीं है कि वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाए। तो ये बात हमको जानने की जरूरत है। लेकिन सारे के सारे स्केलर मैट्रिक्स जो होंगे वो कहीं ना कहीं डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। लेकिन सारे के सारे डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हों ये जरूरी नहीं है, यही बात आपको बताई जा रही है। और दूसरी बात ये जानना है कि डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स जो होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप्स है, यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूं, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लिया,
यानी 2 क्रॉस 3 मतलब कितने रो, 2, और कॉलम कितने, 3। तो मैंने लिया 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें आप डायगोनल बनाने जाएंगे तो आपको डायगोनल ही मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं डायगोनल मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी या नहीं करेगी। तो ये बात आपको याद रखना है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी डायगोनल होगा और स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो, तो ये बात आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। अब अगली मैट्रिक्स जो है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स है, हाफ ऑर्डर है, यानी कि कोई मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, मैंने ले लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि ये पहली बात तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो आप कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरी बात ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो आप कहेंगे, देखिए मैं बता, आप कहेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। आप कहेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तीसरी बात तो आप कहेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। और चौथी बात कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर डायगोनल एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ। अब किसी कोई भी ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट जो है 1 के बराबर हो जाए, यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो 1 के बराबर हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं कौन सी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसे कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं हम लोग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बहुत ही ज़्यादा यूज है, क्योंकि हम लोग जब इन्वर्स निकालना सीखेंगे या एलिमेंट्री ऑपरेशन सीखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पढ़ना है। अब देखिए इसे हम लोग दिखाते हैं आई से, आई और नीचे जो होगा ऑर्डर होगा एन। यहाँ देखिए ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 3 क्रॉस 3 की, यानी कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो आई 3 है। अगर मैं कहूँ आप आई 4 लिख कर दिखाइए तो आप क्या कहेंगे कि 1 0 0, मतलब 4 × 4 का, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1 0, और फिर 0 0 0 1। तो ये हमारी एक मैट्रिक्स बन जाएगी, ये हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी कितने, 4 × 4 की। ठीक है। इसी तरह हम लोग I5 भी लिख सकते हैं। I5 का मतलब कि हमें जो मैट्रिक्स चाहिए वो 5 × 5 की चाहिए। तो I5 लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, 1 0 0 0 0, फिर 0 1 0 0 0, फिर 0 0 1 0 0, फिर 0 0 0 1 0। तो कितने हुई, 4। तो फिर 0 0 0 0 1। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई 5 × 5 की। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी कितने ऑर्डर की, 5 ऑर्डर की। तो आप ऐसे इसको दिखाएंगे। अब हम लोग थोड़ी सी प्रॉपर्टी जानते हैं कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। इसके बारे में हम जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मानिए एक सिंपल सी अ, बात लेकर चलते हैं। चलिए, अगर देखिए कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जैसे कोई आइडेंटिटी क्या एलिमेंट क्या होता है, आइए देखते हैं। तो हम लोग ने पढ़ा होगा एक एडिटिव और दूसरा हमने पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेटिव। अब एडिटिव क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर में जब उसकी आइडेंटिटी को जोड़ा जाए तो वो वही नंबर आ जाए। अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो मानिए मैंने ए लिखा, तो ए में आप क्या जोड़ेंगे, ये आ जाए तो कहेंगे आप 0, यानी कि इसकी एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब कि ए में किसका मल्टीप्लाई किया जाए तो ए आ जाए, तो आप कहेंगे सर 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें अगर हम किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराएं यानी ए डॉट आई करें तो हमेशा क्या आएगा, ए ही आएगा। अगर हम ए डॉट आई करें तो क्या आएगा, ए ही आएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। कैसे है इसको हम लोग आगे समझा जाएगा। अब हम देखेंगे कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। इफ एवरी एलिमेंट एबव और बिलो द लीडिंग ट्रायंगुलर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज 0, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि जो डायगोनल हो, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट या तो 0 हो जाए, या डायगोनल के नीचे एलिमेंट, मतलब जैसे जैसे डायगोनल बढ़ता जाए और नीचे के एलिमेंट अगर 0 होते जा रहे हैं
तो उसे हम कहेंगे ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रेंगुलर मैट्रिक्स टू टाइप्स की होती है, एक जो होता है हमारा होता है अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा होता है लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में जो बिलो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, लीडिंग डायगोनल के वो इक्वल टू जीरो होंगे। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा रिजल्ट है कि ए आई जो होगा हमेशा जीरो होगा। कब, जब आई जो हो वो बड़ा होगा किससे, जे से। जब आई जो हो वो बड़ा हो किससे, जे से बड़ा होगा तो जीरो होगा। अब देखिए हम लोगों ने मैट्रिक्स बनाना सीखा है, तो मैंने ए लिया और ए को बनाया जाए तो आप कहेंगे, ए को मैं बड़ा से बना दे रहा हूँ, तो ए बनाया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, ए वन वन, फिर होगा ए वन टू एंड सो वन, कहाँ तक जाएगा ये, तो आप कहेंगे ए वन एन तक। फिर ए टू वन, फिर ए टू टू, फिर ए टू थ्री एंड सो वन, कहाँ तक जाएगा ये, ए टू एन के। फिर ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री एंड सो ऑन ए थ्री एन के। इसी तरह आगे बढ़ते जाएं तो यहाँ शुरू होगा ए एन वन, ए एन टू, ए एन थ्री एंड सो ऑन ए एन के। अब देखिए अगर हमको अपर टेंगुलर फाइंड करना है, अगर हमको अपर टेंगुलर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे कि जो ए आई जे की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी अगर आई जो है बड़ा है किससे, जीरो के। तो अगर आप देखिए अगर बनाया जाए तो ए वन वन है, ए वन वन, तो आई जो है जे से बड़ा, तो यहाँ तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ए वन टू, आई क्या जे से बड़ा है, तो नहीं है। ए वन एन नहीं है। यहाँ देखिए तो आप देखेंगे आई जो है वो जे से बड़ा है, यानी कि ये जो है वो हो जाएगा किसके बराबर, जीरो के बराबर, तो इसको जीरो कर देंगे। क्या यहाँ पर आई जे से बड़ा है, तो नहीं है। यहाँ पर है, नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे तो आई थ्री और जे कितना है वन, तो आई बड़ा है किससे, जे से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि यहाँ हो जाएगा जीरो। सिमिलरली यहाँ भी वही केस है कि थ्री जो है वो टू से बड़ा है, तो अगर थ्री थ्री जो है टू से बड़ा है तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जीरो। और इसी तरह जब आगे बढ़ेंगे तो एन तो हमेशा वन से बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा जीरो। एन टू किससे बड़ा हो जाएगा, एन टू से बड़ा जीरो हो जाएगा। एन थ्री से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे बस ए एन एन बचेगा, बाकी यहाँ पे जो भी एलिमेंट होंगे वो भी क्या होंगे, जीरो। तो आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स को जो हम कहते हैं वो कहते हैं अपर ट्रेंगुलर। क्या कहेंगे इसे, तो हम इसे कहेंगे अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम लोग देखते हैं कि इसी तरह लोअर ट्रेंगुलर होता है। लोअर ट्रेंगुलर केस में क्या होगा, तो लोअर ट्रेंगुलर केस में हो जाएगा कि ए आई जे जो होगा वो जीरो के बराबर होगा इफ आई इज लेस देन जे। तो अगर इसकी मैट्रिक्स बनाया जाए तो आप कहेंगे कि मैट्रिक्स ऐसे बनेगी, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री एंड सो ऑन ए वन एन। फिर ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री एंड सो ऑन ए टू एन। फिर इसी तरह ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री एंड सो ऑन ए थ्री एन। इसी तरह ए एन वन, ए एन टू और सो ऑन ए चला जाएगा ए एन एन तक। तब देखिए कौन कौन सा जीरो होगा, जहाँ आई छोटा हो किससे, जे से, जहाँ भी आई छोटा होगा जे से वो क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तो बराबर है। यहाँ देखिए आई जो है वो क्या है, जे से छोटा है। जब आई जे से छोटा होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जीरो हो जाएगा, तो जीरो कर देते हैं। इसी तरह ए वन थ्री है तो आई छोटा है जे से, तो ये भी कितना हो जाएगा, जीरो बराबर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी आई छोटा होगा जीरो से, तो ये भी हो जाएगा जीरो बराबर। यहाँ देखिए ए टू वन, क्या आई जे से छोटा है, कहेंगे नहीं। ए टू टू नहीं छोटा है, लेकिन यहाँ पे ए टू थ्री पर छोटा है। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे जीरो होता जाएगा, यहाँ पे भी छोटा है तो ये हो जाएगा जीरो। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा जीरो। और ए एन एन की जो वैल्यू है वो जीरो बराबर नहीं होगी, क्योंकि एन एन इज इक्वल टू एन। तो इसे हम लोग कहेंगे लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, इसे कहेंगे हम लोग लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। चलिए अब आगे देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका अगर डिटरमिनेंट सॉल्व किया जाए तो जीरो के बराबर हो जाए। यानी कोई मैट्रिक्स अगर हमने बनाया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ना, अगर इसका डिटरमिनेंट यानी कि एक दो तीन फोर फाइव सिक्स की वैल्यू अगर जीरो के बराबर है तो इसे कहेंगे हम लोग कौन सी मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर ये जीरो के बराबर नहीं है, इफ इफ डिटरमिनेंट ऑफ
ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो के बराबर नहीं है तो क्या होगा, तो इसे कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने देखा। अब आगे आने वाली क्लास में हम लोग और अच्छे से डिस्कस किया जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, बाकी हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन क्या होते हैं, बाकी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसी तरह कंटिन्यू आपकी क्लास एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर चलती रहेगी। आप इसी तरह, अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, हमारे कंटेंट आपको अगर पसंद आते हैं, तो कृपया करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।